नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर मुंबई से आ रही है। एंटीलिया केस में आरोपी सचिन वजे की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने आज उसे कोर्ट में पेश किया है। एनआईए हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद सचिन वजे को 3 अप्रैल तक हिरासत में उन्हें भेजा गया है और कोर्ट में पेशी के बाद एनआईए के रिमांड पर सचिन वजे को भेजा गया है। यूएपीए लगाया था यहां पर एनआईए ने और इसके कारण माना जा रहा है कि एनआईए की रिमांड में इनको भेजा गया है सचिन वजे को। और सुनील सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, यूएपीए का जो मामला है उसके बाद एनआईए के हिरासत में जाना एक प्रोसीजर के तहत है। देखिए, बिल्कुल जो मामला था पहले सिर्फ एक साजिश के तहत, आपराधिक साजिश के तहत का मामला बनाया गया था, क्योंकि तब ये था कि आतंकी साजिश बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन कल एनआईए जो जांच एजेंसी है उसने इस पूरे मामले पे आतंकवाद विरोधी कानून के जो यूएपीए है उसकी धारा इस पर जोड़ दी है। तो ये अब जो सचिन वजे हैं वो आतंक के आरोपी हो चुके हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर जब आज उन्हें दूसरी रिमांड के लिए लाया गया और पेश किया गया, तब जो बचाव पक्ष है यानी सचिन वजे के वकील ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये मामला आतंक का नहीं है और आतंक के जो आतंकवादी जो आतंक विरोधी कानून जो यूएपीए है उसकी जो परिभाषा है उसके तहत ये नहीं बैठता, क्योंकि जो विस्फोटक था वो कनेक्ट नहीं था डिटोनेटर से, और दूसरे इसमें ऐसा कोई समाज से का या बड़ा वर्ग प्रभावित नहीं हो रहा था, बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति इसमें का प्रभावित हो रहा था। लेकिन जो एएसजी हैं अनिल सिंह, उन्होंने बताया कि इसमें एक तो जो कार पार्क थी वो सीधे सड़क पर थी, और तो क्या कोई फंक्शन के तहत उसको पार किया गया था। अगर कुछ होता तो बहुत से लोगों को उसके चपेट में आते। दूसरे इसमें जो है धमकी भरे 2 पत्र की बात हुई थी। एक पत्र तो सीधे जो पब्लिक डोमेन में है, यानी कि जो मुकेश अंबानी को धमकी दी गई थी वो पत्र। दूसरा एक जैसुल मोहम्मद के नाम पे जो एक पत्र आया था उसको भी जज को दिया गया कि ये भी एक तरह का ही मामला है। यानी मामला कहीं ना कहीं आतंकवाद कानून के तहत ही आता है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। और उसी के तहत फिर आगे जाकर रिमांड भी मिल गई है सचिन वजे को। 9 दिन तक आगे फिर से एनआईए रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन इस दौरान सचिन वजे ने खुद होकर बीच में बात की और उन्होंने ये कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि जांच का अधिकारी सिर्फ मैं 1.5 दिन के लिए था और बाकी भी मुंबई पुलिस के अफसरों ने जांच की थी, लेकिन सिर्फ मुझे ही इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। हालांकि जज ने उन्हें टोका और ये कह दिया कि आप जो भी कहना है आप लिखित तौर पे दें, ऐसे बीच में बात न करें। बहरहाल जांच अब जो है आगे से आतंकवाद विरोधी कानून जो है यूएपीए के तहत होगी, और जिसमें स्वाभाविक तौर पर मुश्किलें बढ़ रही सचिन वजे की बढ़ेंगी। और साथ में जिस तरह से अब नया एक सीसीटीवी या जो और बाकी जो सबूत मिल रहे हैं वो भी काफ़ी कुछ बयां कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे साजिश में सचिन वजे शामिल थे। बहुत शुक्रिया आपको, आपका सुनील, इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब आतंकी साजिश के तहत ये मामला जो है आ गया है और एनआईए की हिरासत में सचिन वजे आ चुके हैं और इस तरह से अब जांच चल रही है। वैसे 17 फरवरी को जिस दिन मनसुख हिरेन अपनी स्कॉर्पियो कार विक्रोली हाईवे पर छोड़ी थी उन्होंने, उस दिन का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रात 8:25-26 पर फोर्ट इलाके में वो एक काली मर्सिडीज में बैठते दिख रहे हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मर्सिडीज खुद सचिन वजे चला रहे थे। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि सिग्नल पर कार आकर खड़ी होती है, जिसमें मनसुख हिरेन बैठ जाते हैं और फिर कार आगे बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें जब सामने आ रही हैं उसके बाद केस का रंग जो है लगातार बदलता दिख रहा है। और इस सब से जुड़ा मामला मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना भी था। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। तो ये जो लेटर बम है और जो एक तबादला घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया है, सबसे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी जो है वो घिरी हुई है और सरकार लेकिन अब बचाव की मुद्रा से निकलकर आक्रामक रवैया अपना चुकी है। कल कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसके बाद सरकार में शामिल कई मंत्रियों और उद्धव के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक जांच आयोग का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा तबादला पोस्टिंग रिकॉर्डिंग पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे से रिपोर्ट तलब की है। कुंटे ये रिपोर्ट आज सीएम उद्धव को दे सकते हैं। गृह मंत्री हमारे अनिल देशमुख जी ने ये खुद कहा है, एक्स पुलिस कमिश्नर ने जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री साहब को और जो एलिगेशंस किए हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए।
और हमें सबको लगता है अगर जांच होगी तो जैसे गृह मंत्री कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और दूध में किसने पानी मिलाया है परमवीर सिंह के वो भी पता चल जाएगा। विपक्ष इस पूरे मामले में एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। जिस लोगों के फोन नंबर के टैपिंग की परमिशन मांग की थी उनके तो फोन नंबर टैप ही नहीं हुए, टैप हुए कहीं अलग नंबर ही। ये पूरे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बदनाम करने का कार्यक्रम 2 महीने पहले तय कर चुकी थी रश्मि शुक्ला, जिसका इस्तेमाल आज पिछले 2-4 दिन में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के तबादलों के मामले में उनकी वसूली का रैकेट, उनकी चोरी जिन अफसरों ने ईमानदारी के साथ लोगों के सामने लाई, अब उन अफसरों को इनाम देने के अवज ये महाराष्ट्र की सरकार उन पर कार्रवाई करने निकली है। अतीत में भी देखा है कि दुर्योधन का अहंकार बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया था। महाराष्ट्र सरकार के दागी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर एक बेहद चौंकाने वाली घटना हुई है। जीटीबी अस्पताल है दिल्ली का, जहां आज उसके पास कई राउंड फायरिंग हुई। असल में पुलिस और बदमाशों के बीच ये फायरिंग हुई। फायरिंग में एक बदमाश की मौत हो गई और एक घायल हुआ। असल में मामला ये था कि एक बदमाश जो कि गिरफ्तार किया गया था, उसका मेडिकल चेकअप कराने के लिए अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान गैंग के लोगों ने इस कैदी को भगाने के लिए वहां पर कई राउंड की फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी की। इसमें एक बदमाश तो ढेर हो गया और एक घायल हुआ, लेकिन इस गैंग के बाकी सदस्य, कैदी जो था कुलदीप, उसको भगा ले जाने में कामयाब हो गए। और इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद शर्मा। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में हूं और दिल्ली के अंदर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं इसकी एक बानगी दिखाता हूं कि देखिए, जीटीबी हॉस्पिटल में आज दोपहर करीब 12:30 बजे का वक्त था जब कुलदीप फज्जा नाम के एक आरोपी को, जो संगीन अपराध का आरोप जिसके ऊपर है, उसको यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। इसी गाड़ी में, ये स्कॉर्पियो गाड़ी थी और एक मोटरसाइकिल थी, उसमें 5-6 जो हैं बदमाश आए कुलदीप फज्जा को छुड़ाने के लिए। यहाँ पर आए, ये गाड़ी थी, साथ में एक बाइक भी थी। तो आए और उन्होंने आते ही, पुलिस साथ में थी जो मेडिकल चेकअप कराने कुलदीप फज्जा का आई थी, उसके ऊपर हमला बोल दिया, गोलीबारी कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और जो 6 बदमाश अपने साथी को छुड़ाने आए थे, कुलदीप फज्जा को छुड़ाने आए थे, उनमें से एक जो है मारा गया और एक को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। जो कुलदीप फज्जा जो है वो जितेंद्र गोगी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो राइट हैंड है जितेंद्र गोगी का। और यहाँ वो जो 70 से ज़्यादा हत्या समेत 70 से ज़्यादा आरोप जो हैं इस कुलदीप फज्जा के ऊपर थे और 2 लाख रुपए का इनाम भी दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर रखा था। पिछले साल इसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज देखिए जब चेकअप कराने लाए थे, मेडिकल चेकअप यहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल में, तो उसी दौरान पहली बात तो देखिए, ये जिस स्कॉर्पियो में बदमाश आए थे, इस गाड़ी में आए थे, इसके ऊपर पुलिस लिखा हुआ है। तो ये भी अभी जांच का विषय है कि क्या ये वाकई गाड़ी किसी पुलिस अधिकारी की या कर्मचारी की हो सकती है या फिर केवल एक स्टिकर लगाकर इस घटना को अंजाम देने के लिए जो बदमाश थे वो यहाँ पर आए थे। बाइक जो थे जिस पे आए थे वो यहाँ से निकलने में वो कामयाब हुए, लेकिन अभी जो है पुलिस जो है उसने आसपास अलर्ट दे दिया है, क्योंकि वो जो भागा है, फरार हुआ है पुलिस की कस्टडी से, वो एक कुख्यात अपराधी है और उसकी जो है अब पुलिस जो है तलाश कर रही है। और इस मामले की भी जांच अब होगी कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। पहली बात तो हौसले कितने बुलंद हैं और दूसरा कैसे उन लोगों को पता था कि किस समय पर हॉस्पिटल के अंदर उस कुलदीप फज्जा नाम के जो आरोपी है उसको यहाँ लाया जाएगा, और उसी दौरान जो है बदमाशों ने हमला किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
असम में पहले चरण के जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है वहां प्रचार आज शाम बंद हो जाएगा। बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में वापस आई तो सीएए लागू करेगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज के कुछ छात्रों से इस बारे में बात की। असम में भी चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पे इलेक्शन टूरिज्म में पत्रकार आते हैं, हम भी आए हैं। हम यहाँ फ़िलहाल हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो कॉटन कॉलेज है, जो अब कॉटन यूनिवर्सिटी भी हो गया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ छात्र हैं। आप लोग किस ईयर में हैं, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम अब पीजी लास्ट सेमेस्टर में हैं। अच्छा, हम सब पीजी लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या माहौल क्या है? माहौल तो बहुत गर्म है यहाँ पर। सारा तरफ हम इलेक्शन का जोश देख रहे हैं। सारी पार्टियाँ, अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, अब सब चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। यूथ क्या चाहता है? यूथ क्या चाहता है? असम का यूथ क्या चाहता है? यूथ वही चाहता है कि एक अच्छी सरकार हो। हम जैसे स्टूडेंट्स को जैसे कि अभी फ़िलहाल जॉब के लिए बहुत क्राइसिस है, सबको जॉब मिले। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं अभी भी फिलहाल, मतलब इस जनरेशन में बहुत लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहा है। हम खुद एक स्टूडेंट है, जॉब्स के लिए एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन इतना जॉब्स का क्राइसिस है, मीन्स जॉब्स नहीं मिल पा रहा है। तो वही मीन्स अच्छी सरकार आए, एक अच्छी सरकार करे और आपका जॉब्स वगैरह सबको मिले। असम में स्टूडेंट्स लीडर चीफ मिनिस्टर हुए, ये पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। यहाँ का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो पूरे देश में इसके बारे में बात करते हैं। ये बताइए कि अब यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं उस तरीके से या कम हुआ? नहीं, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सभी तरफ से। तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे हाँ पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो यूथ जब आएगा पॉलिटिक्स में तभी एक बेटर फ्यूचर का हम मतलब सोच सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो स्टूडेंट लीडर जो सरकार में आए तो उन्होंने आप लोगों की बातों को ठीक से रखा या माना, जो आपकी डिमांड है? कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन सभी हद तक तो पूरे नहीं होते सब। आप लोग की क्या मांग क्या है, क्या चाहते हैं? हम तो एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, अच्छी गवर्नमेंट चाहते हैं जो सबकी मतलब सुने, यहाँ स्टूडेंट्स के भी सुने। आप लोगों का क्या है, क्या मांग है, क्या किस तरीके की पॉलिटिक्स चाहते हैं? We want a political system that listens to the voice of the youth, not only youth, the common public, because we have seen there is a lot of corruption and the scene is not, they politicize everything. So we want a government that can be loyal to the people and serve the country in true sense. अभी जो सरकार है उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है? खराब तो बहुत कुछ है। सीधी बात बोलने से तो सीए का माहौल, सीए हो रहा है, वो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बंगाल में पहले चरण के लिए प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने आज पूरी ताकत झोंक दी। आज उसने अपने स्टार कैंपेनर मिथुन चक्रवर्ती को प्रचार में उतारा। मिथुन ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बांकुड़ा के सालतोड़ा से की। इसके बाद उन्होंने झारग्राम में भी रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक शामिल हुए। सालतोड़ा बांकुड़ा से दीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। मिथुन चक्रवर्ती का गाड़ी कुछ देर के लिए मुझे सौभाग्य हुआ इस सीट पे बैठने का, उसके बाद उतार दिया गया मुझे। मिथुन चक्रवर्ती चढ़ गए इस पर, पूरा राउंड लगाया सालतोड़ा का। इतना भीड़ और वो सब भीड़ के अंदर मिथुन चक्रवर्ती को ले गए यहाँ भाई साहब अरूप मंडल, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन आज का दिन उनके लिए अलग सा ही था। मिथुन चक्रवर्ती के भी वो फैन है। क्या कहेगा मिथुन चक्रवर्ती को? जी हाँ, मैं मिथुन चक्रवर्ती का फैन तो हूँ ही। सबसे अच्छा है कि मिथुन चक्रवर्ती ने आज उनको जिस जगह से हम देखते हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए हम इतना दिनों से परिश्रम कर रहे हैं,
कि हम लोग का तो एक ही तो जो हम लोग का जो सपना था कि भारतीय जनता पार्टी, और उसी भारतीय जनता पार्टी में आज मिथुन चक्रवर्ती आकर भी प्रचार में आया तो और भी खुश हूँ। और मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर हम लोग का जितना उनका फैन थे हम लोग, उसके ऊपर तो मेरा और श्रद्धा और बढ़ गए। एक मिनट, आप जो इतना सज धज के आए हैं तो ये क्या मिथुन दा के लिए? नहीं दीदी, हम भाजपा जनता पार्टी का एक कर्मी है, इसलिए हम इसी लुक से रहता है। खास करके आज ई पगड़ी जो है यही हम आज पहन का है धूप के लिए। नॉर्मल लुक कैसा है, थोड़ा दिखाइए आपका। है मेरा नॉर्मल लुक एकदम सिंपल जैसा हूँ, हम इसी तरह का ड्रेस पहनते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान पर बयान के बाद अब बुर्के को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा करार देते हुए कहा कि देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। उनके इस बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। सभी महिलाओं को वस्त्र पहनने का अधिकार उनका निजी अधिकार होता है। उन्हें स्वयं ये अधिकार होना चाहिए कि जो भी वस्त्र पहनना चाहें वो पहने, नहीं पहनना चाहिए नहीं पहने। रूढ़िवाद के नाम पर, परंपरा के नाम पर कुछ भी उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए, चाहे वो जिस धर्म की महिला हो। और दुनिया के कुछ देशों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है, अनेक बार ये चर्चाएं चलती हैं। निश्चित रूप से मुस्लिम धर्म गुरुओं को इस बारे में विचार करना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए कि बुर्का चाहे तो पहने, चाहे तो नहीं पहने। यूपी के मंत्री के इस बयान पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है और यहां पर काफी विवाद भी उसको लेकर हो रहा है। और इस पर दानिश अली से बात की है हमारे सहयोगी ने। बीजेपी के मंत्री जो हैं यूपी के, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है अजान से पहले दिक्कत होती थी, अब बुर्का पर भी बैन करना चाहिए। देखिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ज़मीन खो चुकी है, क्योंकि किसान सड़कों पर है, नौजवान बेरोजगारी से लड़ रहा है और डीजल पेट्रोल के दाम इतने सर पे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को, उनके मंत्रियों को एक ही चीज़ नज़र आती है कि किसी तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण करो, लोगों को ऐसे इश्यूज़ में उलझा करके रखो कि वो अपने असली मुद्दों से भटकते रहें। और ये क्योंकि इसका उन्हें बार बार फ़ायदा होता है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। और देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी आने के बाद विभिन्न राज्यों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। कई राज्यों में बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली, मुंबई और यूपी में इसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली से नोएडा जाने और फिर दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम कोरोना जांच की जा रही है। इसके लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। साथ ही होली के मौके पर विदेशी और अन्य राज्यों से घर लौट रहे लोगों की कोरोना जांच भी अनिवार्य कर दी गई है। कोरोना का टीका भी लगातार लोगों को लगाया जा रहा है और टीका लेने के बाद कई लोगों की सेहत खराब होने के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक टीके के बाद बीमार पड़ने के 16,000 मामले आए हैं। इस मसले पर हमारे संवाददाता परिमल कुमार ने बात की AEFI कमेटी के एडवाइजर डॉक्टर NK अरोड़ा से। वैक्सीनेशन के बाद अब तक कितने लोग बीमार पड़े हैं और कितने लोगों की मौत हुई और वजह क्या कह रही है? मैं 13 मार्च तक के बारे में मेरे को अंदाज़ा है और 13 मार्च तक लगभग 3 करोड़ टीके दिए जा चुके थे, जिसमें पहला टीका ज़्यादा था और दूसरे टीके कम थे। और इन 3 करोड़ टीकों के फॉलोअप में लगभग 16,000 एडवर्स इवेंट्स थे। ये 16,000 जो इवेंट्स थे उसमें 99.5% जो थे माइल्ड वाले, जिसको बुखार हुआ, हाथ में सूजन हो गई, थोड़ा लाली हो गई, दर्द हुआ, वो था। कुल मिलाकर के 79 डेथ्स हुई हैं और उसके अलावा जो सीरियस थे उसमें 79 डेथ्स थी और लगभग 273 या कुछ हॉस्पिटलाइजेशन है। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई, जो हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटलाइज में सभी ठीक हो गए हैं और किसी की मृत्यु नहीं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उसमें से निकल के आई कि एनाफाइलैक्सिस या सीवियर एलर्जी
लगभग 15% लोगों में थी और उसको प्रॉम्प्टली मैनेज कर लिया गया, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल है इस समय वैक्सीन देने का कि वैक्सीन देने के बाद कम से कम आधा घंटा आपको इंतज़ार करवाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे ये लेसन भी मिलता है कि अगर मैं कम्युनिटी में जाकर के सबको इंजेक्शन लगाता हूं और किसी को अगर एलर्जी या एनाफाइलैक्सिस हुआ और उसको समय पे इलाज नहीं मिला तो मृत्यु होने की संभावना होती है। जो मौत ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए जहां पर भी टीकाकरण केंद्र बनाया जाता है, चाहे एक बहुत बड़े कैंपेन की तरह किया जाए, अगर मरीज को जो बेनिफिशियरी है उसको वेट नहीं कराया जाएगा तो इसकी संभावना बनी रहती है और इसमें कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जो डेथ्स हुई हैं सर, उसमें क्या रीज़न रहा है मैक्सिमम डेथ्स में? ज़्यादा करीब 50% से अधिक डेथ हार्ट अटैक और ब्रेन में स्ट्रोक आने से, पैरालिसिस होने से हुआ है।